नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की खास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वक्फ एक्ट और वक्फ एक्ट की अहमियत व ज़रूरत के ताल्लुक से है। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि भारत भर में इस वक्त एक बड़े पैमाने पर बहस जारी है, चर्चा चल रहा है कि जो हुकूमत नए वक्फ एक्ट को पेश करने की पहल कर रही है उसकी ज़रूरत है या नहीं। इस सिलसिले में कई जिम्मेदारों, कई समाजी कारकुनान और सियासी लीडरों, यहाँ तक कि मजहबी रहनुमाओं ने भी ये कहा है कि हुकूमत वक्फ एक्ट में तरमीम करने की पहल करते हुए वक्फ एक्ट को पूरी तरह से लंगड़ा लूला करने की कोशिश कर रही है और वक्फ बोर्ड को नाकारा बनाते हुए जो वक्फ की प्रॉपर्टीज़ हैं उसे अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रही है। वहीं दूसरी जानिब एक तबका ऐसा भी है जो वक्फ एक्ट की हिमायत में बात कर रहा है और इनका कहना है कि वक्फ एक्ट में तरमीम करने की अशद ज़रूरत है। ये वो तबका है जो बीजेपी के हम असर लोगों में शुमार होता है और वो मुसलसल बीजेपी की तायीद करते रहे हैं, संघ परिवार की तायीद में रहे हैं। ऐसे लोग वक्फ एक्ट में तरमीम करने की बात कर रहे हैं। हालांकि जो मौजूदा वक्फ एक्ट है उस एक्ट के ज़रिए से औक़ाफ़ी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है, लेकिन बीजेपी ये चाह रही है कि नए वक्फ एक्ट को लागू करते हुए मुल्क में वक्फ बोर्ड को पूरी तरह से नाकारा कर दिया जाए। जाहिर सी बात है कि इस ताल्लुक़ से संघ परिवार मुसलसल कोशिश करता रहा है कि किसी न किसी तरीके से वक्फ बोर्ड को नाकारा कर दिया जाए। सबसे पहले हम ये आपको बताते चलें कि वक्फ बोर्ड क्या है और वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारियां क्या हैं। भारत में लाखों एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड के मातहत आती हैं। इसके तहत कई मसाजिद, मदरसे और ऐसी खानखाहें भी हैं जो मुसलमानों के ज़रिए से डोनेट की गई और इस डोनेट करदा और इदारों को वक्फ बोर्ड अपने मातहत में लेकर इसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने ज़रिए से चलाता है। हालांकि इसके लिए ज़ैली कमेटियाँ भी बनाई जाती हैं ताकि वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंतज़ामिया उमूर हैं, उनको संभालने के लिए वो मकामी कमेटी या फिर जिम्मेदार काम करें। वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि औक़ाफ़ी इदारों से जो आमदनी, जो इनकम होती है, उस इनकम को मुस्लिम कम्युनिटी के डेवलपमेंट्स के वास्ते, मुस्लिम कम्युनिटी के जो मसाइल हैं, फाइनेंशियल हो या फिर एजुकेशनल सिस्टम के मसाइल हो, इन्हें हल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सिलसिला आज़ादी से पहले से शुरू हुआ था और अब भी जारी है, लेकिन जो नए वक्फ एक्ट को जारी करने की बात हो रही है उसके तहत ये तमाम जो सिस्टम है उसमें पूरी तरह से हुकूमत का कंट्रोल आ जाएगा। 1923 में एक कानून बना था जिसके तहत औक़ाफ़ी इदारों को हुकूमत अपने कंट्रोल में तो नहीं लेगी, लेकिन उसकी निगरानी करने और इसकी निगरानी के लिए अलहदा बोर्ड बनाकर जो है इसका सिस्टम को सही तरीके से चलाया जा सके। लेकिन अब इसी कानून को, 1923 के बनाए गए कानून को पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए मोदी हुकूमत कोशिश कर रही है। मोदी हुकूमत का कहना है कि 1923 में बनाए गए कानून को पुराना माना जाएगा क्योंकि ये आज के दौर के मुताबिक नहीं है। आज की जो ज़रूरियात हैं उन ज़रूरियात के मुताबिक ये कानून बेकार हो जाएगा। इसलिए इस कानून को हटाकर नए सिरे से वक्फ एक्ट 2024 को अमल में लाया जाएगा। इसी तरह से 1995 में वक्फ बोर्ड को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए एक एक्ट पास किया गया था। इस एक्ट में भी तरमीम करते हुए 44 ऐसे पॉइंट्स को जो उसमें जोड़ा जा रहा है जिसके ज़रिए से मुसलमानों के ज़रिए से जो वक्फ बोर्ड कंट्रोल किया जाता था उस कंट्रोल को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि किस तरह से नया कानून वक्फ बोर्ड को लंगड़ा लूला बना रहा है, किस तरह से अपाहिज बना रहा है। नए वक्फ एक्ट में बोहरा कम्युनिटी और आगा खानी कम्युनिटी को भी शामिल किया गया है और इनके ज़रिए इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसे भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। इसके बाद का जो पॉइंट है, वक्फ बोर्ड के लिए वही शख्स अपनी प्रॉपर्टी या फिर असेट को डोनेट कर सकता है जो कम से कम मुसलमान होकर 5 साल अपनी ज़िंदगी गुजार सके। यानी नो मुस्लिम अगर कोई फौरी तौर पर अपनी प्रॉपर्टी को डोनेट करना चाहता है तो इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। नए वक्फ कानून के मुताबिक अगर वक्फ बोर्ड किसी बेवा, यतीम या लाचार शख्स या फिर तालीमी इदारे पर खर्च करना चाहती है तो सिर्फ उसी सिस्टम के तहत वो खर्च कर सकती है जिसकी जो सिस्टम मरकज़ी हुकूमत की तरफ से बनाया गया है। नए वक्फ कानून के मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ करना चाह रहा है तो उसे सबसे पहले अहमियत अपने अहल खाना, अपने ख़ानदान वाले और अपने रिश्तेदारों को देना होगा। अगर वो अपने रिश्तेदारों या फिर अहल खाना को छोड़कर वक्फ प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के मातहत करता है तो ऐसे
वक्फ प्रॉपर्टी को कबूल नहीं किया जाएगा, बल्कि इस वक्फ प्रॉपर्टी को पहले इसके विरसा में तकसीम किया जाएगा। अगर बच जाती है ये प्रॉपर्टी, तब जाकर बची हुई प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के मातहत लिया जाएगा। नए कानून के मुताबिक मुल्क भर में जितने भी तमाम औकाफी प्रॉपर्टीज हैं, उन्हीं जो कानून नाफिज होने के 6 माह के अंदर पोर्टल में रजिस्टर करवाना होगा। अगर पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया जाता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को औकाफी प्रॉपर्टी, वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा, बल्कि इसे हुकूमत के अंडर में लेकर उसे वक्फ बोर्ड से अलहदा करते हुए हुकूमत अपने मातहत चलाएगी। अब तक ये होता आया है कि अगर कोई शख्स किसी चीज को वक्फ करता है तो उसका नाम भी अक्सर जाहिर नहीं किया जा सकता था, लेकिन नए कानून के मुताबिक जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपना असेट वक्फ कर रहा है, उससे उसका बाकायदा पता होना चाहिए, उसकी उम्र, उसका नाम, उससे जुड़े हुए तमाम तफसीलात को हुकूमत के सामने पेश करने होंगे। जो शख्स अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के मातहत कर रहा है, उससे चाहिए कि उसका जो टैक्स है, सेस है, या फिर उससे जुड़े हुए जितने भी कंदाए वगैरह होते हैं, उसकी अदायगी के बाद ही उसे वक्फ बोर्ड के मातहत करना होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड के मातहत नहीं लिया जाएगा। आगे जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो है किसी भी सरकारी इमला, किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर किसी ने वक्फ के मातहत लिया है तो ऐसी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं समझा जाएगा, बल्कि इसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंसिडर किया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर किसी इलाके में किसी कब्रिस्तान की जगह हुकूमत की तरफ से दी गई है और उस कब्रिस्तान की जगह को लोगों ने वक्फ बोर्ड के मातहत लाने के लिए पहल की है या फिर वक्फ बोर्ड के अंदर रजिस्टर किया गया है, तो ऐसी प्रॉपर्टी को भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं कहा जाएगा, बल्कि इसे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ही कहा जाएगा। और जब भी हुकूमत चाहे तो ऐसी प्रॉपर्टी को अपने मातहत ले सकती है। मिसाल के तौर पर अगर कहीं ईदगाह है और इस ईदगाह को जो है हुकूमत की तरफ से ये ज़मीन दी गई है और लोगों ने उसे बाद में वक्फ बोर्ड के मातहत करते हुए इसे वक्फ प्रॉपर्टी कंसिडर करवाई हो, तो ऐसे ईदगाह को सिर्फ नमाज के वक्त में ईदगाह तस्लीम किया जाएगा, बाकी टाइम में इस जगह पर हुकूमत अपने इस्तेमाल के लिए ला सकती है। मुल्क भर के जितने भी औकाफी इदारे हैं, इन्हें कंट्रोल करने वाली बॉडी वक्फ काउंसिल है। इस काउंसिल का जो चेयरमैन रहेगा वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का जो वजीर रहेगा, यानी अक़लियती उमूर के जो वजीर रहेंगे, वही इस काउंसिल का चेयरमैन मुकर्रर किया जाएगा। इसके अलावा 3 अरकान पार्लिमान को मुंतखब किया जाएगा, जिसमें लोकसभा से भी अरकान पार्लिमान हो सकते हैं या फिर राज्यसभा से भी अरकान पार्लिमान हो सकते हैं। इसके अलावा मुस्लिम तंजीमों की जानिब से 3 ऐसे अफराद को शामिल किया जाएगा जो इसमें मेंबर के तौर पर खिदमात अंजाम देंगे। वक्फ का एक मुतवली ऐसा भी होगा जो इस काउंसिल में मेंबर होगा जिनकी आमदनी कम से कम 5 लाख रुपए से ज्यादा हो। 3 मुस्लिम उलमा भी इसमें रुकन के तौर पर शामिल होंगे। साथ ही साथ 2 सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के साबिक जज भी इसमें रुकन के तौर पर शामिल किए जाएंगे। वक्फ काउंसिल में 4 ऐसे लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो मुल्की सतह पर नामवर शख्सियात में शुमार हों। इसके अलावा 2 खवातीन को भी वक्फ काउंसिल में बतौर रुकन नामजद किया जाएगा। मरकज़ी हुकूमत का कहना है कि इस एक्ट को लाने का अहम मकसद वक्फ की जो सिस्टम है उसमें शफाफियत यानी ट्रांसपेरेंसी लाना है। इसीलिए वो 1995 की शर्त 40 को भी हटाने की बात कर रही है, जिसके मुताबिक ये कहा जा सकता है कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ कह देती है तो वो वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल हो जाती थी। लेकिन अब नए कानून के मुताबिक वक्फ बोर्ड को ये इख्तियारात नहीं होंगे कि किसी भी प्रॉपर्टी को वो वक्फ में शामिल कर सके। साथ ही साथ सेंट्रल वक्फ बोर्ड और स्टेट वक्फ बोर्ड में मुसलमानों और गैर मुस्लिमों दोनों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। इसके अलावा खवातीन को भी वक्फ बोर्ड में शामिल किया जाएगा। बोहरा, शिया, आगा खानी या फिर मुसलमानों से जुड़े हुए 2 दूसरे तबक़ात हैं, उन तबक़ात को भी वक्फ बोर्ड में शामिल करने के लिए हुकूमत ने इस कानून को नाफिज करने की बात कही है। हुकूमत का कहना है कि इस तरह के कानून को नाफिज करने से वक्फ बोर्ड में ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि इस वक्त मुल्क भर के वक्फ बोर्ड में एक ही मसलक के लोगों का कब्जा है। इस कब्जे को हटाने या फिर कमज़ोर करने के लिए नए कानून को अमल में लाया जा रहा है। नाज़रीन, ये तो बात हुई कि किस तरह से वक्फ बोर्ड के नए कानून को लाया जा रहा है और इस कानून में क्या क्या अहम नुकात हैं। तो आगे चलिए देखते हैं कि आखिर वो मरकजी हुकूमत को वक्फ एक्ट में तब्दीलियां लाने की क्या जरूरत पड़ी। गौरतलब बात यह है कि मुकेश अंबानी जिन्होंने मुंबई में अपना एक आलीशान महल तैयार किया है, उसके ताल्लुक से कहा जा रहा है कि ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो ज़मीन है, वो वक्फ बोर्ड की ज़मीन है और इस ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से उन्होंने ख़रीदा था। इस सिलसिले में मुंबई हाई कोर्ट में भी मुकदमा ज़ेर समाअत है।
और इस समाज में ये तस्दीक कर दी गई है कि ये प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है और इसे गैर कानूनी तरीके से खरीदा गया है। इस तरह से हो सकता है कि अंबानी जैसे लोग और भी कई लोग हैं जो औकाफी इमलाक पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं। कई सालों से बात सुनने में आते रहे हैं कि किस तरह से पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े मालदार वक्फ बोर्ड या की प्रॉपर्टीज पर कब्जा जमाए हुए हैं। हो सकता है कि इस तरह के कब्जों को जायज़ करार देने के लिए इस कानून को अमल में लाया जा रहा है। साथ ही साथ ये बताते चलें कि जिस तरह से मुसलमानों के औकाफी इमलाक है, इसी तरह से ईसाइयों के पास भी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें मौजूद हैं। बुद्ध और जैन मजहब के लोगों के पास भी सैकड़ों एकड़ ज़मीनें हैं। इसके साथ साथ सिख मजहब के मानने वालों के पास भी हज़ारों एकड़ ज़मीन उनके अपने कानून के मुताबिक वक्फ शुदा हैं। लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि ये इदारे जो सिख हैं या फिर ईसाई हैं या फिर बुद्ध हैं, वो लोग इन औकाफी इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमतों से किसी भी तरह की मदद हासिल नहीं करते। इसी वजह से ये इदारे आज़ाद हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं पूरी तरह से महफूज हैं। इनके अपने जो बुज़ुर्ग हैं या फिर उनके जो अपने मुंतखब शुदा नुमाइंदे हैं, वो लोग इन प्रॉपर्टीज़ की रखवाली करने वालों में से हैं। जबकि मुसलमान आज़ादी से पहले से लेकर आज तक औकाफी इदारों को हुकूमत के मातहत करते हुए, हुकूमत के माली ताउन हासिल करते हुए औकाफी इदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात करते रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मुसलमानों के पास इस कदर माली हैसियत नहीं है कि वो इन औकाफी इदारों की तहफ़्फ़ुज़ अपने तौर से करें, क्यों इसी वजह से उन्होंने हुकूमतों का सहारा लिया है। लेकिन जो दूसरे तबक़ात हैं उनके अंदर इस कदर इत्तेहाद है, इस कदर सिस्टम है कि वो अपने औकाफी इदारों का तहफ़्फ़ुज़ अपने तौर पर कर सकते हैं। वहीं दूसरी जानिब औकाफी इदारों के ताल्लुक़ से और वक्फ बोर्ड के ताल्लुक़ से हुकूमत जो कानून ला रही है, इससे ये भी एक मकसद माना जा सकता है कि हुकूमत औकाफी इदारों को अपने कंट्रोल में लेते हुए मुसलमानों के माशी और इक़्तिसादी हालात को मज़ीद कमज़ोर बना सके। क्योंकि मुसलसल ये कोशिश होती रही है कि किसी न किसी तरह से मुसलमानों को मज़ीद पसमानदा बनाया जाए। हालांकि मुसलमान पसमानदा हैं, इस ताल्लुक़ से हुकूमत की तरफ से ही एक रिपोर्ट पेश हुई थी कि मुसलमानों की माशी और तालीमी हालत दलितों से बदतर है। बावजूद इसके इनकी तरक्की के लिए, इनकी फलाह व बहबूदी के लिए नए सिस्टम को लाने के बजाय हुकूमत मुसलसल उनके ही अपने बिलों में हाथ डालकर उन्हें खोखला करने की कोशिश कर रही है। वक्फ बोर्ड को कमज़ोर करने का भी ये एक मकसद है कि किसी न किसी तरीके से मुसलमानों के जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसे कमज़ोर किया जा सके, उनके औकाफी इदारों को अपने कंट्रोल में लेकर अपने तरीके से चलाया जा सके और मुसलमान दूसरों के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर हो सके। आजकल जो सिस्टम देखा जा रहा है, उस सिस्टम के तहत मुसलमानों ने बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हमारे जो औकाफी इदारे हैं, उन औकाफी इदारों का इस्तेमाल करते हुए ही हम अस्पताल बनाएंगे, औकाफी इदारों का इस्तेमाल करते ही हम कॉलेज बनाएंगे। जब ये बातें आम होने लगी तो हुकूमत के सामने, ख़ास तौर से जो बीजेपी हुकूमत है, उनके सामने बात खटकने लगी कि मुसलमान जो इन औकाफी इदारों को रख कर इतरा रहे हैं, उसे कमज़ोर करने के लिए यही एक रास्ता है कि किसी न किसी तरीके से वक्फ क़ानून को कमज़ोर बनाते हुए हुकूमत इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, इस पूरे सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले। उम्मीद कि आप इस वीडियो के ज़रिए से इस पूरे सिस्टम को समझ गए होंगे। मैं मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ आपके सामने पेश हूँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, शुक्रिया।